Michael sir. Yes, come in. Good evening, sir. बैठ। Thank you, sir. आप हमें एक संक्षिप्त परिचय दें जिसमें अपना नाम भी नहीं बताएं और जिले का नाम भी नहीं बताएं। जी सर। सर मैंने अपनी 10th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमालिया से 92% के साथ, 12th राजकीय सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर से 94% के साथ तथा स्नातक राजस्थान कॉलेज जयपुर से की है। यह मेरा प्रथम प्रयास है और मेरी हॉबी बॉलीवुड गाने सुनना है। बॉलीवुड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं? जी सर। खाली टाइम में बॉलीवुड सॉन्ग पसंद कर रहे हैं आप? जी सर। और क्या पसंद है आपको? सर हॉबी में तो गाने सुनना ही पसंद है मेरी। और क्या पसंद है? मैं और पूछ रहा हूँ, हॉबी की नहीं पूछ रहा हूँ आज। सर यदि फ्री टाइम हो तो मैं जैसे एकांत में घूमना पसंद करता हूँ। एकांत में घूमना पसंद करता हूँ। घूमना पसंद करते? एकांत में क्यों घूमना पसंद करते? दोस्तों के साथ नहीं घूमते? सर बिल्कुल घूमता हूँ, लेकिन यदि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं एकांत में घूमता हूँ, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जब मैं खुद का आत्म विश्लेषण कर पाता हूँ, जो कमियां रही उन्हें सुधार पाता हूँ, जो मैं आज क्या किया और भविष्य में क्या कर सकता हूँ वो मैं उस दरमियान सोच पाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस रही है आपकी जो, क्या पॉलिटिकल मुद्दे अभी है वो चर्चा में यहाँ पे? पहला तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में ईडी द्वारा एक आईपीएक पर कार्रवाई की गई है कोयला तस्करी के संदर्भ में। तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा कार्रवाई पर हस्तक्षेप करते हुए जो डॉक्यूमेंट थे वो अपने साथ ले जाए गए। तो यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट दिया गया, तो यह कि एक मामला चल रहा है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पुनः प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे के द्वारा, और ग्रीनलैंड और वेनेजुएला पर जो अधिकार है तो वो कब्जे की राजनीति भी वर्तमान में चल रही है। अच्छा, और सर कोई राज्यपाल और स्टेट गवर्नमेंट में भी है, कहीं विवाद हुआ है क्या? जी सर। वो क्या विवाद है? सर शुरुआत में तमिलनाडु में, उसके बाद केरल और वर्तमान में कर्नाटक में राज्यपाल महोदय श्री थावरचंद गहलोत जी द्वारा विशेष अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया गया और शुरुआती 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद वो प्रस्थान कर गए। तो यह एक मुद्दा बना हुआ है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? जो क्या इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? सर उनके द्वारा जो तर्क दिया गया कि जो विशेष भाषण के अभिभाषण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया था, उसमें केंद्र सरकार के विरोध में कुछ बातें थी, तो इस संदर्भ में उन्होंने इसका बहिष्कार किया। ये जो एम नरेगा का नाम बदला है, वीबी राव जी। जी सर। इसका नाम बदलने की है वो क्या प्रासंगिकता है? जी सर, जो पूर्व में मनरेगा 2006 में शुरू की गई थी, उसमें वो तब शुरू की गई थी जब भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, और वर्तमान में भारत एक सेवा सेक्टर की सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ चुका है। लगभग 50% का लगभग इसकी जो भागीदारी है। तो कृषि से अलगाव होने के कारण कुछ सुधार अपेक्षित हैं, और उन्हीं सुधारों को समन्वित करते हुए ये एक्ट लाया गया, जिनमें अनेक सुधार भी है, जैसे 100 दिन की बजाय 125 दिन की मजदूरी, और इसके अलावा कार्यों को 4 सेक्टर में बांटा गया है। तो ये कुछ प्रावधान है। पीस प्लान बोर्ड अभी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है ये? सर ये गाजा से संबंधित है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा गाजा के पुनर्विकास के लिए और राजनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सदस्य देशों में यूएसए, इजराइल और ऐसे आदि कुछ देश हैं। लगभग 19 देश इसमें शामिल हैं। हालांकि वर्तमान में भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं बना। तो ये गाजा प्रॉब्लम है क्या? सर गाजा एक इजराइल का और फिलिस्तीन के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। फिलिस्तीनियों का मानना है कि जो गाजा पट्टी है उन पर उनका अधिकार है, और इजराइल का स्वयं के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है। इसके साथ ही यरूशलेम भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। ये नासा का क्या मिशन है 54 वर्ष के पश्चात? देखा है आपने? जी सर, 2035 तक नासा एक आर्टेमिस के माध्यम से पुनः मानव को भेजने का प्लान है। इस्लामिक नाटो की बात हो रही है, क्या है ये इस्लामिक नाटो है वो? सर गत वर्ष सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ था, सैन्य समझौता, जिसके माध्यम से यदि एक देश पर भारी हमला होता है वो दूसरे देश पर भी माना जाएगा। इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ है
उसका आधार ये है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, तो सऊदी अरब उससे सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, और चूंकि सऊदी अरब इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उससे सहायता प्राप्त करना चाहता है। इसके अलावा कतर और तुर्की भी इसमें शामिल हो चुके हैं। कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है वो अभी सम्मेलन का समिट कहाँ हुआ है, और इस तरह की जो समिट किए जाते हैं इनके पीछे क्या उद्देश्य होता है? सर, वर्तमान में जो समिट की जा रही है वो दावोस शहर में की जा रही है, और इसमें इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, और जो देशों के बीच आर्थिक मुद्दे हैं उन्हें सुलझाना मुख्य प्रावधान होते हैं। 26 जनवरी 2026 भारत के लिए है, वो स्पेशल है। जी सर। क्यों? सर, 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, इस कारण ये महत्वपूर्ण है सर। और इस बार और महत्वपूर्ण क्या घटना है यहाँ पे? मुख्य अतिथि कौन है इसके? सर, इसके मुख्य अतिथि श्री ये यूरोपीय यूनियन के यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री उर्सुला वॉन डेर लेयन जी है, और परिषद में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा जी इसके मुख्य अतिथि हैं। तो ये वर्तमान में महत्वपूर्ण क्यों हो रहे हैं आज? सर, वर्तमान में चूंकि अमेरिका द्वारा अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसे संतुलित करने के लिए भारत द्वारा एक मार्ग तलाशा जा रहा है, जिसके माध्यम से ईयू अमेरिकी एफटीए के बदले में कुछ प्रावधान करेगा, और ईयू ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है, वो संभव होगी। पैक्स सिलिका, जी सर। क्या है ये पैक्स सिलिका? सर, पैक्स सिलिका एक समझौता है जिसमें अमेरिका द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया, शुरुआत की गई। इसमें चीन के अल्टरनेटिव के तौर पर सेमीकंडक्टर चिप्स आदि का उत्पादन और निर्यात और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह बनाया गया है। राजस्थान में एक बिल लाया जा रहा है, डिस्टर्ब एरिया बिल। जी सर। क्या है डिस्टर्ब एरिया बिल? सर, यदि किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसे अपनी भूमि सस्ते दरों पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है, तो इस कारण जनसंख्या का असंतुलन पैदा होता है। तो उस असंतुलन को रोकने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह प्रस्ताव बिल लाया गया है। इसमें कलेक्टर को कुछ शक्तियां दी गई है, जैसे 3 साल तक कलेक्टर महोदय इसे अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और 3 से 5 वर्ष का कारावास के दंड इसमें दिया गया है। ठीक है। अभी अपने माउट चल रही है। जी सर। ये क्या होती है? सर, माउट एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवात की भांति होता है जो भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से उठने वाले हवाओं के कारण उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम के प्रभाव में पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए भारत की तरफ आता है, तो इससे जो वर्षा होती है उसे माउट कहा जाता है। अच्छा, एक साइक्लोन जैसे भूमध्य सागर वाले हैं, टेम्परेट साइक्लोन, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, दोनों में क्या अंतर? सर, टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में बनते हैं, जिसके कारण उनकी तीव्रता चक्रवातों के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में थोड़ी कम होती है। क्या होता है? तीव्रता बजाय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की थोड़ी कम होती है सर। ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय जो अपने साइक्लोन है, चक्रवात है, तो ये अपने अरब वाले क्षेत्र में, मतलब जैसे अरबियन सी है उसमें कम बनते हैं और बे ऑफ बंगाल में ज्यादा बनते हैं, क्यों? सर, इसके पीछे भौगोलिक कारण है। जो प्रमुख रूप से देखा जाए तो जो बंगाली खाड़ी क्षेत्र है उसमें हिमालय से आने वाली नदियां हैं, तो जब अपनी यात्रा कर बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है तो उनका तापमान काफी बढ़ चुका होता है, जबकि अरब सागर की नदियों को कम मार्ग तय करना होता है, तो लो प्रेशर के कारण ये क्या स्थिति बनती है। दूसरा, विंड पैटर्न्स का भी इसमें योगदान होता है, और तीसरा इसकी आकार जो कि ट्रायंगुलर है, इस कारण जो नमी तापमान होता है वो एक तरीके से वहाँ बना रहता है, तो उस वजह से वहाँ अधिक आते हैं। वो अधिक आते हैं। जी। तो इससे रिलेटेड कोई स्कीम अभी है क्या रिहैब करने के लिए, या कोई हमने कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट करने के लिए कोई स्कीम लेके आए? क्योंकि जब से क्लाइमेट चेंज हुआ तब से ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा आने लग गए, सर, तो इसको रोकने के लिए हमने कोई स्टेप लिया क्या? जी सर, इस संदर्भ में IMD द्वारा एक मॉडल स्थापित किए हुए हैं। इसके अलावा केरल सरकार का मॉडल भी वर्तमान में बहुत चर्चा में था, और एक इसमें जो बंगाल की खाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो प्रबल वित्तीय पाई जाती है,
तो उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक अवरोधक की भांति कार्य करते एक इंडिया ने कोलिशन बनाया था, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, हैं। सॉरी उसका ध्यान नहीं है। सॉरी तो क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं जलवायु परिवर्तन को मतलब इससे निपटने के लिए? सर, पहला देखा जाए तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठकें होती हैं उनमें भाग ले रहा है और अपने प्रस्ताव भी रख रहा है। जैसे 2000 ग्लासगो जो सम्मेलन हुआ था 2021 में, उसमें भारत ने पंचामृत की एक अवधारणा दी थी, तो वो पर्यावरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और सर, एक जो प्रदूषण के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हुआ था बाले, ब्राजील, COP30, भारत गया था यहाँ। जैसे भारत भागीदारी ली थी सर। तो उसमें क्या मतलब आउटपुट निकला उसका? सर, मुख्य आउटपुट ये था कि जो पेरिस सम्मेलन 2015 हुआ था, उसमें 8.50 सेल्सियस का तापमान जो लक्ष्य रखा गया था, उसे जल्द से जल्द प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य यह था सर। फिलहाल मेरी जानकारी इतनी है सर। तो कर पाएंगे क्या? अभी जिस तरह से अमेरिका का रुख चल रहा है, तो क्या हम कर पाएंगे? जैसे SDG गोल है वो भी 2030 तक कंप्लीट होने चाहिए। सर बिल्कुल कर तो सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां हैं। इसके लिए सरकार ईवी को प्रमोट कर रही है, और अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो जो पराली दहन दिल्ली में होता है उसे रोकने के लिए भी स्टेप्स उठाए गए हैं, और क्लाउड सीडिंग दिल्ली में हाल ही में कराई गई है, और इससे पहले राजस्थान के रामगढ़ बांध में भी ये करवाई गई थी। तो सफल हुई थी क्या रामगढ़ में? सर, पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हुई थी, पर एक प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। और सर फिलहाल में सर यही सोच पाऊँ। चलो, सर ने अभी एक पैक्स इंडिका का नाम लिया था, पैक्स सिलिका, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बना, तो इसके जो सदस्य हैं उनकी हर किसी की अपनी एक कैपेबिलिटी है। जैसे जापान की देखते हैं, साउथ कोरिया की देखते हैं, तो उनके पास में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, मतलब उनके पास शानदार टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग है ना। किसी के पास फाइनेंस है, तो इसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया कि आप भी हमारे सदस्य बन जाओ। सर्जियो गोर यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं आप भी इसके सदस्य बन जाओ। तो हमारे पास में क्या है मार्केट के अलावा? ऐसे नहीं कि भाई मार्केट एक्सेस दे देंगे हम, तो उसके लिए तो उनको जरूरत नहीं है कि पैक्स सिलिका में लेके जाएं। इसके अलावा इंडिया के पास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो उस ग्रुप में ऑफर कर सकता है, क्योंकि जब भी आप किसी ग्रुप के सदस्य बनते हैं तो आपके पास यदि कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली आउट कर दिए जाओगे, होता है हर ग्रुप में। तो इंडिया के पास में ऐसा क्या है जो उनको ऑफर कर सकता है? सर, जो पैक्स सिलिका जो कंट्रीज हैं वो अधिकतर विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जबकि भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में। और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है बढ़ती हुई, तो जनाधिक की लाभांश से गुजर रहे हैं, तो उस अंदर में भारत एक मार्केट अवेलेबल करवा सकता है उनको। इसके साथ ही जो भारत के खनिजों की दृष्टि से भारत स्वयं धनी रहा, तो जहाँ खनन अभी तक सुचारू रूप से नहीं हो पाई, तो वो विदेशियों को आमंत्रित कर विदेशी तकनीकों के माध्यम से खनन किया जा सकता है। इसके अलावा सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास के लिए अन्य समझौते भी किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं। अभी नाम है जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट, तो अब जैसे उसका नया रोल हो सकता है नाम 2.0, तो उसका क्या रोल रहेगा अभी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में? सर, जो मूलतः नाम शुरू किया गया था वो 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में शुरू हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो दो गुट विश्व में बने हुए उससे उनमें किसी की भागीदारी न लेते हुए तटस्थ रहा जाए। उसे की धारणा को आगे बढ़ाते हुए यदि नाम 2.0 शुरू किया जाता है, तो भारत चूंकि अमेरिका वर्तमान में आक्रामक रवैया अपना रहा है और अन्य देशों को अपने हितों को साधने के लिए कब्जे में लेना चाह रहे हैं, तो भारत उन देशों को, विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ के रूप में एक लीडर की भूमिका निभा सकता है। और दूसरा देखा जाए तो विकासशील देशों के लिए अन्य मुद्दों के लिए भी यह मंच बन सकता है, और बहुद्रव्यीय विश्व जो वर्तमान समय की मांग है उस संदर्भ में भी यह दिशा में कार्य कर सकते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन कि अभी जैसे राजस्थान का पिछला बजट है उसको ग्रीन बजट कहते हैं, क्यों? सर, इसमें पर्यावरण की दृष्टि से कुछ कार्य किए गए, और ग्रीन में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी 27,000 करोड़ रुपए सिर्फ अलॉट करें उसके लिए। सॉरी सर,
27,000 करोड़ रुपए उसमें अलॉट किए गए हैं ताकि उसको ग्रीन बजट नाम दिया था, तभी तो ग्रीन बजट बोल रहे हैं। जी सर। तो सर इसमें 4 सेक्टर में कार्य किए जाएंगे, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एंटरप्रेन्योरशिप और एनर्जी के संदर्भ में। तो इस संदर्भ में सर ये महत्वपूर्ण है सर। श्योर। जी सर, ग्रीन बजट में तो यही था सर। सर बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हो आप? जी सर। कौन से सॉन्ग? सर नए गाने। नए गाने सुनते हो? तो नए गानों में तो वल्गैरिटी और ये सब चीजें हो रही है। बिल्कुल सर। बहुत फिर सर बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ अंश में वर्तमान में चर्चा में आते हैं। कौन सी मूवी के अच्छे लग रहे हैं अभी गाने? सर वर्तमान में एक धुरंधर फिल्म का गाना आया था, कारवा की तलाश में। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ सर। तो है क्या तलाश कारवा की? बिल्कुल सर। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा सर एक चर्चा में, सॉरी ट्रेंडिंग में तो नहीं है, लेकिन जो मैं सुनता हूँ उसमें एक कुछ तो बता जिंदगी बजरंगी भाईजान का गाना है सर, वो मैं बहुत सुनता हूँ। अच्छा, इसके अलावा सर जुबिन नौटियाल सर का गाना है, कुछ पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ये गाना पसंद है सर। अच्छा, सिंगर्स कौन से पसंद है? सर जुबिन नौटियाल मेरा फेवरेट है सर। अच्छा, हनी सिंह और ये नहीं है क्या फेवरेट? जी नहीं सुनते बादशाह और हनी सिंह? सर कभी कभार, बाकी जुबिन नौटियाल क्योंकि वो एक मेरी प्रकृति के अनुसार शूटिंग सॉन्ग्स जो शांति प्रिय होते हैं वो गाते हैं, तो उस कारण मुझे पसंद है सर। अच्छा, ठीक है। अभी पीएसएल भी फिर से एक बार फेल हुआ। जी सर। तो क्या रीजन मानते हो आप? एक टाइम था जब पीएसएल भी सबसे भरोसेमंद हुआ करता था और अब बैक टू बैक 2 बार फेल। सर इसमें तकनीकी खामियां कुछ हो सकती हैं इसरो के स्तर पर, और दूसरा सर जो इसमें जो प्रोपेलेंट यूज किए जाते हैं उनमें यदि कुछ मात्रा का यदि अंश अंतर रह गया तो वो एक कारण हो सकता है। अच्छा, एनजीएलवी क्या है? न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। क्या है? इनके माध्यम से जो परंपरागत लॉन्चिंग व्हीकल यूज किए जा रहे थे उनकी क्षमताओं को बढ़ाते हुए आधुनिक तकनीक के आधार पर लॉन्च किए जाएंगे सर। क्या नहीं तो इससे नेक्स्ट जनरेशन है, ये किस तरीके से है नेक्स्ट जनरेशन ये? सर इनकी जो लागत, कम लागत में अधिकतम आउटपुट लेना, तो सर सॉरी इतना ही सोच रहा एसएसएलवी सर, स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एसएसएलवी है। इनके माध्यम से ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्हें बेबी सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। ये 15 दिन में स्वयं ड्रॉप क्षमता से युक्त करने में 15 दिन में पुनः असेंबल कर सकते हैं। 15 दिन है क्या? ड्यूरेशन कितनी है सर? 15 दिन में ये पुनः असेंबल कर सकते हैं एक बार प्रयोग होने के बाद। अच्छा, ठीक है। और दूसरा कि ये मल्टीपल ड्रॉप आउट क्षमता, ड्रॉप आउट और क्षमता से युक्त है सर। ठीक बात। तो सर ये ईरान और यूएसए, मान लो यूएसए अटैक कर देता है ईरान पे, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? सॉरी सर फिर से। यूएसए मान लो कल को ईरान पे अटैक कर दे, जी सर, तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होंगे? पहला इम्पैक्ट तो ये सर कि हालांकि ईरान भारत का बहुत बड़ा तेल निर्यातक देश नहीं है, फिर भी कुछ अंश में जो आयात किए जाते हैं तो वो एक तरीके से प्रभावित होगा। इसी कारण भारत को अन्य देशों से मार्केट तलाशने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा भारत सर फिलहाल में एक सोच, पोर्ट नहीं है क्या अपना वहाँ पे? जी सर, चाबार पोर्ट भारत का है, तो उसकी जो कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसमें बाधा आएगी। जो निवेश किया गया है उस पर भी कमी आएगी सर। और इसके अलावा और भी कुछ है? सॉरी फिलहाल मैं नहीं सोच पा रहा। यमन क्राइसिस क्या है? सर 2010-11 के लगभग एक अरब स्प्रिंग नाम से घटना हुई थी। उसके तहत जो तानाशाही राष्ट्र थे या धार्मिक या राजतंत्र जो व्यवस्था थी उसके विरोध में लोकतंत्र को स्थापित करने की कवायद चली थी। इसी संदर्भ में यमन में भी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, फिलहाल सर मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्हें हटाने के लिए प्रयास किए गए। उनका विरोध जब हुआ तो उनके स्थान पर मंसूर हादी नाम से एक राष्ट्रपति बनाए गए, जिनका विरोध हुती विद्रोह द्वारा किया गया। इसको सऊदी अरब द्वारा समर्थन प्राप्त था, तो इस कारण सऊदी अरब ने जब यमन में यहाँ के जनता पर जब अत्याचार शुरू हुए तो सऊदी अरब ने हवाई हमले किए, जिसमें होदेदा बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट हुआ। वहाँ खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हुई और वो स्थिति वर्तमान में चल रही है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है?
वहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई जो कभी साथ थे वो आजकल आपस में लड़ रहे हैं, क्यों? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं पता। सऊदी अरब और यूएई वहां पे उनका भी कंफ्लिक्ट हो रहा है यमन को लेकर, वो पता है आपको? नहीं? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात। ब्रिक्स फिर से चर्चा में है, क्यों? सर हाल ही में भारत ने जनवरी 2026 में इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। हम्म और इसके द्वारा भारत द्वारा विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी द्वारा इसका लोगो भी जारी किया गया है। ठीक है। और सर ब्रिक्स के लिए आरबीआई ने एक प्रपोजल रखा है ई रूपी को प्रमोट करने को लेकर। जी सर। क्या है, क्यों कर रहा, क्यों किया होगा ऐसा, ये क्यों करना चाह रहा है ब्रिक्स ऐसा, या भारत ऐसा क्यों करना चाह सर ई रूपी के माध्यम से ब्रिक्स जो है वो लोकल करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, रहा है? ताकि जो अमेरिकी जो ये डॉलर के जो वर्चस्व बना हुआ है हम्म, उसे कम किया जा सके, पेट्रोलियम खरीदने के संदर्भ में भी और अन्य व्यापार के संदर्भ में भी, ताकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं उनमें डॉलर के कारण जो अमेरिका का प्रभुत्व बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कम हो। और तो इससे तो यूएसए नाराज होगा। बिल्कुल सर। फिर सर भारत किसी को नाराज करने या खुश करने की दृष्टि से अपनी विदेश नीति नहीं चला रहा है। वर्तमान में जो भारत की विदेश नीति है वो डिहाइफिनेटेड पॉलिसी है, जिसका राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है, न कि किसी देश को तुष्ट करना। तो अमेरिका से अच्छे संबंध हो, ये भी तो राष्ट्रीय हित ही है, नहीं है? ऐसे फिर सर अलग अलग क्षेत्रों में देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती हैं। तो व्यापार के संदर्भ में हालांकि अमेरिका महत्वपूर्ण है, तो अमेरिका द्वारा जो टैरिफ के कारण भारत पर जो सैंक्शंस लगाए गए तो उनके एक प्रत्युत्तर के रूप में भी भारत इसे और टूल के रूप में देख रहा है सर। ओके। देवबंद आंदोलन का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है, क्या था? सर ये भारतीय पुनरुत्थान के दौरान एक समाज सुधार के दौरान एक आंदोलन था, जिसकी स्थापना अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम नकवी द्वारा की गई थी। इसका मूल जो विचारधारा थी कांग्रेस का समर्थन और अलीगढ़ आंदोलन और मुस्लिम लीग का विरोध करना। इसका उद्देश्य यदि देखा जाए तो जो इस्लाम को मूल संरचना में स्थापित करना और दूसरा कि ऐसे धार्मिक शिक्षक तैयार करना जो इस्लामिक विचारों को प्रसार करे। जो अलीगढ़ आंदोलन था उससे किस प्रकार अलग था? सर अलीगढ़ आंदोलन जिसमें सर सैयद अहमद थे, तो उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। जो धार्मिक पुस्तकें थी उनका जैसा बाइबल इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यह ईसाइयों से संबंधित देवबंद आंदोलन ईसाइयों की तरफ झुकाव न रखते हुए अपने मूल इस्लामिक विचारधारा को ही प्रमोट करने पर बल दिया। अलीगढ़ आंदोलन क्या ईसाई धर्म की तरफ झुका हुआ था ऐसा? सर अंग्रेजों का प्रति उनका अलीगढ़ जो आंदोलन था उसके और देवबंद आंदोलन दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, क्यों? मुस्लिम कांग्रेस के समर्थन के संदर्भ में। सिर्फ इस संदर्भ में कह सकते हैं या उनकी आइडियोलॉजी के बेस पे नहीं? मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने दारुल हर्ब इस्लाम पर दारुल इस्लाम स्थापित करने की कवायद चलाई थी। किसने? अलीगढ़ आंदोलन से। और देवबंद आंदोलन से तो वो मॉडरेट प्रकृति का था। आपको क्या लगता है मतलब उस टाइम के हिसाब से कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव था? सर प्रोग्रेसिव किसे कहोगे आप दोनों में से? सर देवबंद आंदोलन ही प्रोग्रेसिव है, क्योंकि धर्म के जो मूल विचार होता है कि मानवता, तो उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता था, मॉडर्न एजुकेशन की बात करता था, धर्म से रिलेटेड सुधार जो भी थे। बिल्कुल सर। सिर्फ कांग्रेस का समर्थन करने का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो अच्छा नहीं था या मॉडर्न नहीं था। बिल्कुल सर, हर चीज में 2 या 3 पक्ष होता है जो उसकी महत्ता निर्धारित करते हैं। हालांकि अलीगढ़ आंदोलन में साहित्यिक दृष्टि से उन्नयन था, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी यूज किए गए थे, लेकिन उनका यह विचार कि दारुल इस्लाम यानी इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस कारण मैं सर उनको थोड़ा अंतर मानता हूँ। और देवबंद आंदोलन ने मध्य मार्ग अपनाते हुए अपने धर्म का प्रचार किया। जो परंपरागत शिक्षा को अपनाता है या फिर जितनी भी धर्म में कुछ भी बुराइयां हो उनको भी एक्सेप्ट करके और आगे चलने की वो रखता है, वो सही है सर। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वाकई सर तुष्टिकरण उन्होंने नहीं किया, वो एक मानते हैं। ओके,
फेबियनिज्म का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। फेबियनिज्म, फेबियनवाद, जी सर। क्या होता है? सर ये ब्रिटेन की अवधारणा है जहाँ पर सर मैं थोड़ा सोचना चाहूंगा। जी सर, ये साम्यवाद का ही प्रसंस्कृत स्वरूप है जिसमें ब्रिटेन में समाजवाद को अपनाया, उसी तर्ज पर भारत में भी इसे अपनाया गया। समाजवाद यह लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। क्या मतलब समझाओ ना मुझे कि किस तरीके से समाजवाद को और मार्क्सवाद को बीच में सेट कर रहा है, क्या है, किस तरीके से कहोगे आप इसको, एक्सप्लेन तो करो। जी सर, यदि साम्यवाद से और लोकतंत्र के बीच के कड़ी के रूप में देखा जाए तो यह निजी संपत्ति को मान्यता देता है। इसके साथ ही योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण की पहल भी करता है। साथ ही जो कमजोर वर्ग है उन्हें संरक्षण देने की बात भी करता है। इस कारण सर और इसके अलावा सर जो साम्यवाद है वो धर्म को एक अफीम की भांति मानता है। तो जो समाजवाद है वो इसे व्यक्तिगत विषय मानता है। और तीसरा कि साम्यवाद हिंसा पर आधारित है। उनका मानना है कि हिंसा से यदि समानता स्थापित होती है तो नैतिक रूप से सही है, जबकि समाजवाद लोकतंत्र की बात करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है सर? इसके बारे में सर एक तथ्य याद है सर। क्या? इस सम्मेलन में जो जापान में होता इसमें जो भूकंप था उसके जोन 2 और जोन 1 को मिलाकर जोन 2 बना दिया गया। सिर्फ यही था, ऐसा था, कंफर्म हो? जी सर। ठीक है सर। बांग्लादेश और भारत के बीच में है वो क्रिकेट है, वो क्या इशू है? सर जब से शेख हसीना जी को भारत में शरण मिली है तब से वहाँ की न्यू सरकार जो अंतरिम सरकार है वहाँ पर भारत विरोधी कट्टरता जन्म ले रही है। उसी का प्रभाव में जो वहाँ के क्रिकेटर है श्री मुजफ्फर रहमान, भारतीय क्रिकेटर है वो? नहीं सर, बांग्लादेशी क्रिकेटर। उनके आईपीएल में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिए गए, इसके कारण कोलकाता को उन्हें रिलीज करना पड़ा। और विवाद ये इससे बढ़कर जो वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, बांग्लादेश की मानना है कि वो भारत में नहीं खेले क्योंकि उससे उसकी सुरक्षा को खतरा है। तो इस कारण उसके स्थान पर अपील न होने के कारण स्कॉटलैंड को शामिल करने की बात है सर। खेलने से मना कर दिया बांग्लादेश ने। तो उस टीम की जगह है वो कौन सी देश की टीम को है वो इसमें वर्ल्ड कप में है वो शामिल किया गया? हाँ सर, स्कॉटलैंड। जी सर। तो क्या है वो ये जो राजनीति है वो गेम्स तक भी पहुंच गई है? सर बिल्कुल कुछ मामलों में पहुंच गई है। जैसे यदि बांग्लादेश के छोड़ दिया जाए तो भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी ऐसा देखा जाता है। जैसे 2007 के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। इसके अलावा जो वर्तमान में पाकिस्तान में जो एशिया कप हुआ था उसके संदर्भ में भारत द्वारा खेलने से मना किया गया, हालांकि वो सुरक्षा कारणों से बिल्कुल लाजिमी भी था। तो ये राजनीति पहुंच तो गई है। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहे हैं सर? 2030 में होंगे, वो भारत में होंगे सर। भारत में कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद। क्या है कॉमनवेल्थ वाला? क्या गेम्स की क्या है रूपरेखा है इसकी? सर कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे राष्ट्र देश शामिल होते हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। और इन्हें सर इनके अलावा सर इसकी जो एक विशेषता है कि इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है, यानी पुरुष और महिला दोनों की एक ही टीम में भागीदारी हो सकती है। तो दूसरा ये कि यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वह भी मुख्य टीम का हिस्सा हो सकता है। तो ये कुछ विशेषता है इसकी। अच्छा, अब बजट पेश किया जाएगा? जी सर। बजट और लेखानुदान में है वो क्या डिफरेंस होता है? सर बजट हालांकि ये औपचारिक शब्द नहीं है, इसका वास्तविक स्वरूप वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आर्टिकल 112 के तहत इसके माध्यम से सरकार अपने आने वाले वर्षों में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। जबकि लेखानुदान तब प्रस्तुत किया जाता है जब किसी राज्य में सरकार चुन ली गई लेकिन केंद्र में चुनाव होने वाले हैं। इस संदर्भ में जो शॉर्ट टर्म के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसे लेखानुदान का नाम दिया जाता है। तो राजस्थान में भी लेखानुदान लिया जाएगा या बजट पेश किया जाएगा? बजट पेश होगा। ये पेश होगा। कैसा बजट देखते हैं आप राजस्थान का? है वो पहले ग्रीन बजट था, अब कैसा बजट देखना चाहेंगे आप? सर मैं
अभी यदि मेरा विचार हो तो डाइवर्सिफाइड एक बजट देखना चाहूंगा, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की भूमिका हो, जैसे राजस्थान क्योंकि एक ज्योग्राफिकल रूप से महत्वपूर्ण स्थिति में जो बॉम्बे और दिल्ली को जोड़ने वाली पारगमन बिंदु पर है, तो जो DMIC स्थापित की बनाई जा रही है, तो उसके दोनों तरफ यदि कॉरिडोर विकसित किया जाए तो ये बजट का एक प्रावधान हो सकता है। दूसरा ये कि जो राजस्थान में जलवायु और मृदा की दृष्टि से विविधता है, तो अलग अलग किस्म की फसलें वहाँ उत्पादित होती है। इस संदर्भ में फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उन्हें प्रमोट करने के लिए और मेगा फूड पार्क्स, मिनी फूड पार्क्स आदि स्थापित किए जा सकते हैं। तीसरा कि रिन्यूएबल एनर्जी और टूरिज्म, यह राजस्थान की एक पहल या प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं, तो इनके संदर्भ में कार्य करना मैं महत्वपूर्ण समझूंगा। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर। हाँ, अभिषेक आओ। थैंक यू सर। कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा था। अच्छा था। डेट नहीं आई अभी तक? डेट आ गई सर। आ गई? जी सर। कहाँ है डेट? आपने लिखी नहीं इसमें डेट तो? लिखे ना सर, 27 को। यार आपने डेट तो कहाँ लिखी? लिखी नहीं लिखी आपने डेट, है वो तो बहुत नहीं। कोई बात नहीं सर, वो कॉपी करने के बाद लिखी होगी मैंने सर। कोई नहीं, कल भी हो तो भी दे लूंगी इंटरव्यू। बढ़िया। और अच्छा इंटरव्यू है तुम्हारी, बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। थैंक यू सर। और आपका प्लस पॉइंट है वो अभी आप 23.5 साल के हुए हो। 22.5। 22.5 की है। तो ये तो बहुत ही, ये तो ऐसा यूनिक चीज मिलेगी उनको। बिल्कुल। थैंक यू सर। बढ़िया है, आप तो आपकी तैयारी अच्छी है। और मौक दिए थे? जी सर। हैं? जी सर। कितने मौक दिए हो? सर लगभग 7-8 हो गए। 7-8 मौक हो गए। यहाँ दूसरा मौका है। जी सर। पहले और दूसरे मौके में कोई डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे? जो सर जो करंट अफेयर्स की जो भूमिका थी वो पहले की तुलना में तो बदल गई है, तो करंट अफेयर्स चेंज हुए थे सर। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स थे उनमें भी चीजें जैसे ज्योग्राफी में सर ने पूछे तो वो अलग थी सर। अब जो 27 में जब इंटरव्यू हो रहा है ना, तो जो यूरोपियन सरकार है, जो मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पे है, उनके साथ में हमारी जो फ्री ट्रेड डील हो रही है उसको अच्छी तरीके से तैयार करना। उसका क्या इम्पैक्ट है वो दूसरे राष्ट्रों पे पड़ रहा है। अमेरिका की पूरी नजर है भारत के इस ट्रेड डील पे है वो, और भारत है वो अमेरिका को ही काउंटर अटैक कर रहा है इसके माध्यम से। बहुत लंबे समय से है वो इस डील नहीं हो पा रही थी, लगभग 19 साल से है वो इस डील पे चर्चा चल रही है यूरोपियन देशों से हमारी, वो अब हो रही है, वर्तमान में है। तो दुनिया की सब देशों की निगाह है उस डील पे है, ये महत्वपूर्ण डील। तो उस दिन ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगी। जी सर। ठीक है, उसको देखना। 26 जनवरी पे वही लोग है, वो दोनों मुख्य अतिथि हैं वहां पे, और 27 को ये डील होने की पूरी संभावना है। तो इसका इम्पैक्ट है वो क्या होगा, क्या हमारे वो अमेरिकी की जो टैरिफ है उसका है वो हम जवाब देंगे। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से वो देख लेना। राजस्थान में ये ग्राम उत्थान शिविर चल रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना कि इनका बेसिक पर्पज है वो क्या है। बाकी ओवरऑल है वो इंटरव्यू एक्सीलेंट है तुम्हारा। आप तो देने जाओ आराम से।